Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Transfer of Property Act, which will be beneficial for your All India Bar examination as well as for any state judiciary where the transfer of property is asked. So today's our first question is, charge can be created by. चार्ज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम इसे बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज क्रिएट कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, बोथ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज नाइदर ए नॉर बी? चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय। एंड अगर आपने चार्ज का टॉपिक पढ़ा है टीपीए में तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स चार्ज को हम बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी कैन बी स्प्लिट अप बाय। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी को किस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं? Is it by court in eviction proceeding? Option B, that is by operation of law. Is it option C, that is either A or B? That means court in eviction proceedings or operation of law. Or is it option D, that is neither A nor B? We are talking about the contract of tenancy. It can be split up by the option B, that means by the operation of law. हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। Our next question is, in case a lease is made for a certain period, mentioning that it is terminable. हमने एक लीज क्रिएट करा, ठीक है, और ये हमने मेंशन कर दिया है कि सर्टेन पीरियड के बाद ये लीज टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, बिफोर इट्स एक्सपायरेशन विदाउट मेंशनिंग एट हुज ऑप्शन। हमने ये मेंशन भी नहीं करा है कि एट हुज ऑप्शन दिस लीज विल एक्सपायर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज ओनली लेसी विल हैव द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन? इज इट ऑप्शन बी, दैट इज ओनली द लेसर विल हैव द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन? Is it option C, that is the lease will be terminable only in the case of mutual agreement? Or is it option D, that is both lessor and lessee will have the option of terminating the lease? This is question number 33. मैं बता दूं लास्ट 2 वीडियोस में हमने टीपीए के पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इन केस अ लीज इज मेड फॉर अ सर्टेन पीरियड मेंशनिंग दैट इट इज टर्मिनेबल बिफोर इट्स एक्सपायरेशन विदाउट मेंशनिंग एट हुज ऑप्शन। तो हियर आर द 4 ऑप्शंस and the correct answer to this question will be option number A, that is only lessee will have the option of termination, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दे रही हूँ तो आप कोशिश करिए इसे इंग्लिश में ही समझ कर आंसर करने की, बिकॉज अगर आपने AIB में इंग्लिश का ऑप्शन चूज करा है तो आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलने वाले हैं। अदरवाइज आपने अगर कोई अदर लैंग्वेज चूज करी है तो उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिनेंद्रनाथ सान्याल वर्सेस रामकुमार घोष इट वाज हेल्ड दैट। दिनेंद्रनाथ सान्याल वर्सेस रामकुमार घोष के केस में क्या हेल्ड करा गया था? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज द ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अकर्स इन केस ऑफ टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट सक्सेशन? ऑप्शन नंबर बी, an involuntary sale is not necessarily a transfer by the operation of law? Is it option C, that is the legislature can modify, annul and substitute the contracts inter vivos? Or is it option D, that is none of the above? We are talking about the case दिनेंद्रनाथ सान्याल वर्सेस रामकुमार घोष। इसमें कौन सी बातें हेल्ड करी गई थी?
And the correct answer to this question will be option number A. That means the transfer by operation of law occurs in case of testamentary and intestate succession. ठीक है, दिनेंद्र नाथ सान्याल वर्सेस राम कुमार घोष के केस में ये हेल्ड करा गया था कि जो ट्रांसफर होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा ये अकर करता है बाय टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट सक्सेशन। ठीक है, केस लॉ के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इसके आंसर्स हमें डायरेक्ट में भी नहीं मिलते हैं, इसलिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको केस लॉज याद करने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक्शन नंबर 5 ऑफ टीपीए से। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 में हम ट्रांसफर की बात देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन सेल। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करता है उन प्रॉपर्टीज पे जो कि ऑक्शन के द्वारा सेल की करी गई हो। Is it option B, that is it does not apply to properties sold in auction sale? Is it option number C, that is it applies to compromise of the doubtful rights? Or is it option number D, that is it does not apply to the compromises of doubtful rights? Question number 35 पूछा जा रहा है सेक्शन नंबर 5 दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किन पर अप्लाई करता है या किन पर नहीं अप्लाई करता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो सेक्शन नंबर 5 है इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है उसे हम सेक्शन नंबर 5 से गवर्न नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 99 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद। सेक्शन नंबर 99 इनमें से कौन सी बातों से डील करता है। इज इट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू चार्जेस ऑन प्रॉपर्टी। क्या ये चार्जेस प्रॉपर्टी पर जो चार्जेस होते हैं उससे रिलेटेड बात करता है। डज इट टॉक अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज से रिलेटेड ये बात करता है। एनोमलस मॉर्गेज का मतलब होता है कोई भी दो या उससे ज्यादा तरह के जब मॉर्गेजेस मिलकर एक मॉर्गेज बनाते हैं, दैट इज एनोमलस मॉर्गेज। मॉर्गेज हम देखेंगे कि 6 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला होता है सिंपल मॉर्गेज, फिर कंडीशनल मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड एंड एनोमलस मॉर्गेज। ठीक है, option number C, that is the provisions related to mortgage by depositing of title deeds. क्या section number 99 talks about the provisions which is related to the mortgage by depositing of the title deeds, or is it option number D, that is none of the above? Okay, question number 36 हम बात कर रहे हैं section number 99 के बारे में। ठीक है, और अगर आपने section number 99 पढ़ा है तो आपको पता होगा ये इनमें से किसी भी चीजों के बारे में बात नहीं करता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मॉर्गेज की अगर मैं बात करूं तो मॉर्गेज की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंसी। मैंने कहा था आपको ऑलरेडी कि जो डॉक्ट्राइन्स के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सारे डॉक्ट्राइन्स पता होने चाहिए, सबके सेक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस कहाँ दिया हुआ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप कम्युनिटी फॉलो करते हैं हमारे चैनल का तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस का क्वेश्चन पूछा था कि ये किस सेक्शन में फॉल करता है। अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ये सेक्शन जरूर याद होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है द सूट शुड बी collusive, option number B, that is the property should have been transferred or otherwise dealt with, option number C, that is a litigation should be pending in a court of competent jurisdiction, or is it option number D, that is the suit must not be related to a specific immovable property। हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस के बारे में और यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है विद रिगार्ड टू द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
a litigation should be pending in a court of competent jurisdiction. अगर हम lis pendens की बात कर रहे हैं तो इसका तो मतलब ही यही है कि pending litigation होना चाहिए, ठीक है? जो litigation है it should be pending in a court of competent jurisdiction. That is known as doctrine of lis pendens. Okay, that means option number C is the correct answer. ये बहुत ही easy question था. एक और क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस से रिलेटेड. ओके, एंड पूछा जा रहा है इज इट एप्लीकेबल ऑन बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऑप्शन नंबर बी, इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ पार्शियल एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर्स. Is it option number C, that is it is applicable on both specified and unspecified properties, or is it option number D, that is all of the above? We are talking about the doctrine of lis pendens. Okay, question number 38, doctrine of lis pendens की हम बात कर रहे हैं and we have the options. अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस इज एप्लीकेबल ऑन बोथ पार्शियल एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर्स. ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज विद रिगार्ड टू द इंग्लिश लॉ. अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो डज इट रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डोनी. क्या ये यूनिवर्सल डोनी के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है? और इट रिकॉग्नाइजेस द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन. ये यूनिवर्सल सक्सेशन के कंसेप्ट को फॉलो करता है, रिकॉग्नाइज करता है. इज इट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये यूनिवर्सल डोनी एज वेल एज यूनिवर्सल सक्सेशन दोनों के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. That means English law does not recognize the concept of universal doni, neither does it recognize the concept of universal succession. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्राफ्ट बिल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 was made by. पहले ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला ड्राफ्ट कौन से कमीशन के द्वारा बनाया गया था? ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कैसे फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था, सेकेंड लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था, थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था, या फिर फोर्थ लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था? सी, ये थोड़े से रेयर क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, और मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द फर्स्ट लॉ कमीशन. ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ड्राफ्ट बिल के बारे में तो इसे फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द forfeiture under section 111G of the transfer of property act can. हम forfeiture की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 111G. तो क्या हम इसे वेव ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट, क्या हम इसे वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ द सेम, or can it be waived off by the acceptance of rent becoming due after forfeiture after the suit to eject lessee has been initiated? Option number C, that is can be waived off by accepting of rent becoming due after the forfeiture in case lessor is not aware that forfeiture has incurred, or is it option number D, that is can be waived off by accepting of rent becoming due after the forfeiture as long as the lessor knows that the forfeiture has incurred? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं बड़ा है, इसके ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं बस. ठीक है, चलिए ये चारों ऑप्शंस है आपके पास. मैं आपको क्वेश्चन एक बार और दिखा दूं, दैट इज द फोरफीचर अंडर सेक्शन 111G की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोरफीचर अंडर सेक्शन 111G can be waived off by accepting of rent becoming due after the forfeiture as long as the lessor knows that the forfeiture has incurred. Okay, the next question is,
rule against perpetuity as given in section 14 of the Transfer of Property Act applies to। सेक्शन 14 में हम डॉक्ट्रिन ऑफ परपिचुटी या रूल अगेंस्ट परपिचुटी देखते हैं, तो इसे अप्लाई करा जाता है। क्या इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पर करते हैं, बोथ इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी पर करते हैं, या फिर अनकंडीशनली सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर करते हैं, बट कंडीशन अगर डाल दें तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, रूल अगेंस्ट परपिचुटी की हम बात कर रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो रूल अगेंस्ट परपिचुटी होता है वो हम मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ सेप्स सक्सेशन। सेप्स सक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसफर को क्या वैलिड माना गया है, वॉइड माना गया है, वॉइडेबल माना गया है, या फिर वैलिड और वॉइड दोनों में से कुछ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सेप सक्सेशन की अगर हम बात करें तो हम सेक्शन 6 में देखते हैं कि किन चीजों को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट उसमें कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें बताया गया कि इन चीजों के अलावा हम किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेप सक्सेशन भी उसमें दिया हुआ है कि हम सेप सक्सेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो दैट ट्रांसफर विल बी अ वॉइड ट्रांसफर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात कर रहे हैं। इफ देयर आर पेटेंट डिफेक्ट, अगर पेटेंट डिफेक्ट है, पेटेंट डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, एक पेटेंट डिफेक्ट होते हैं, एक लेटेंट डिफेक्ट होते हैं। लेटेंट डिफेक्ट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, ठीक है, अगर इसके स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ स्क्रीन सही से काम नहीं कर रही है, या फिर स्क्रीन इसकी खराब हो चुकी है और डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है। ओके, लेकिन जो लेटेंट डिफेक्ट होता है, लेटेंट डिफेक्ट हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। दैट मीन्स मैं कहूँ कि मेरे लैपटॉप का चार्ज खराब है, या फिर चार्ज नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसा डिफेक्ट है जो मैं यूज करूंगी लैपटॉप तब मुझे पता चलेगा, तो दैट इज द लेटेंट डिफेक्ट। ओके, यहाँ पर पेटेंट डिफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ देयर आर पेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, तो क्या ऑप्शन ए होगा, दैट मीन्स द मैक्सिम ऑफ द कैवेट एम्प्टर विल अप्लाई। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मैक्सिम ऑफ अब्रामफ फिडे विल अप्लाई। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, or is it option number D, that is neither A nor B? Question number 48. And the correct answer to this question will be option number A, that is the maxim of the caveat emptor will apply in case of the patent defect in the property. Okay. The next question is, under the Transfer of Property Act 1882, the salary of a public officer can be, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर हम ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर सी, नो सच प्रोविजन इज फाउंड इन द एक्ट, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अभी अभी हमने बात करी थी सेक्शन नंबर 6 के बारे में। सेक्शन नंबर 6 में हमने बताया कि कई सारी चीजें हैं जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उन चीजों की लिस्ट दी हुई है सेक्शन 6 में। ओके, और उसमें ये बात कही गई है कि जो सैलरी होती है एक पब्लिक ऑफिसर की, उसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम किसी भी पब्लिक ऑफिसर की सैलरी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, एज पर सेक्शन 6। उस सेक्शन की आप पूरी लिस्ट याद कर लीजिएगा, बिकॉज वहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें जितनी भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिन चीजों को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन ए, ओके, पब्लिक ऑफिस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक ऑफिस कैन बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर सी,
Such provision is absent in the act, or is it option number D, none of the above? See, अभी अभी हमने सेक्शन 6 की बात करी, सेक्शन 6 से ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। सेक्शन 6 की लिस्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ओके। तो सेक्शन 6 में ये बात भी कही गई है कि पब्लिक ऑफिस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ना हम पब्लिक ऑफिस की सैलरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी हमें सेक्शन 6 में मिलती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।